सो एग्जांपल के तौर पर हमारा एक बैच है जिसका टाइम है 3:30 to 5। इस बैच में हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और ये पेज डिज़ाइन हो रहा है। आपने कुछ एक्सपीरियंस किया? ये वेबसाइट का जो हमने पेज बनाया है ये ऑफलाइन है, बट इस पेज को आपने देखा कि जब ये लोड हुआ तो स्क्रीन थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हो गया, बिल्कुल ना, ब्लैंक। अब अगर कोई वेबसाइट ऐसे स्टार्ट होगी तो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। हम तो यही चाहेंगे ना, जैसे कि फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि जैसे आप लिखते हैं 1 गो में डेटा आ जाता है। ये अच्छा एक्सपीरियंस है। बट यहाँ क्या हो रहा है, अभी ये मेरे कंप्यूटर से चल रहा है लेकिन इतना टाइम कंज्यूम कर रहा है कि काफ़ी देर के लिए ब्लैंक। दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए इमेज को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो चेक कीजिएगा प्लीज़। ऑडियो इज़ क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू। सो चलिए, इस फोल्डर में आप यहाँ नोटिस करेंगे हमारे पास जो हेडर में इमेज यूज़ हो रही है उसका साइज़ अगर हम लोग देखते हैं वो कितना है, 2.77 MB। यहीं पर सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका ये इमेज काफ़ी लार्ज साइज़ का है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें और इसको हम लोग बोलें कि भाई ये 100% पर हमें दिखाई दे, तब ये देखिए 42% है, हम इसको 100 पर लेकर आते हैं। सो काफ़ी हाई क्वालिटी और रिच इमेज है, नहीं? अगर इतना बड़ा इमेज अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो कॉमन सी बात है आपकी वेबसाइट की स्पीड तो स्लो होना है। और इसका डायमेंशन अगर चेक किया जाए तो ये 6000 प्लस या 6000 सब अप्रोक्स, देखिए प्लस ही में ही आया है, 6016 एंड 4016, यानी कि ये 4K डिस्प्ले से भी बियॉन्ड चला गया, है ना। तो चलिए इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए, साइज़ को कैसे लाइट वेट बनाते हैं, देखते हैं। तो आपको क्या करना है, ग्राफिक्स अभी ने सीखा हुआ है। तो ग्राफिक्स में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी आपको कोई टास्क दिया जाता था, जब आप कोई नेट से फाइल डाउनलोड करते थे उसका एक्सटेंशन क्रोम में आता था, फिर आप उसको पेंट में ओपन करते थे, फिर उसको आप JPG बनाते थे और फिर आप उसको वापस से फोटोशॉप में एक्सेस करते थे। यही किया होगा सभी ने। अब इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में कि जब आपका वो क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड होता है जिसको आप बहुत ज़्यादा हेट करते हो कि ये क्यों आ रहा है, हमें तो JPG चाहिए, टाइम ज़्यादा लगता है ना, वही एक्सटेंशन आपका वेब पेज को लाइट बनाता है। यानी कि जो इमेज का फॉर्मेट होता है जो आपको क्रोम एक्सटेंशन में दिखता है उसको हम बोलते हैं वेब पिक्चर, वेब पी। और ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो अपने अंदर ट्रांसपेरेंसी को भी अलाउ करता है और आपका नॉन ट्रांसपेरेंसी, यानी कि JPG PNG दोनों का एक में ही कॉम्बिनेशन है। भूमि। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व प्रॉब्लम को। आपको ऑनलाइन ओपन करना है फोटोपी, ठीक है। फोटोपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, XD, फिग्मा, स्केच, PDF, रॉ या फिर किसी भी तरह का फाइल टाइप हो, ये अपने अंदर सभी को अलाउ करता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई PSD फाइल है, आप डायरेक्ट, आपके कंप्यूटर में फोटोशॉप नहीं है तो आप डायरेक्ट चला सकते हो, या फिर इलस्ट्रेटर नहीं है, आप इलस्ट्रेटर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, या फिर कोई भी फाइल फॉर्मेट सभी को ये डायरेक्टली अलाउ कर देता है आपको। तो यानी कि नेट अच्छा चाहिए, बाकी सारा काम अपना आप ही हैंडल कर लेगा। अब हम यहाँ पर क्यों आए भाई, हमारे कंप्यूटर में लोकली देखा जाए तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर सब कुछ अवेलेबल है। देखिए फोटोशॉप है, ये इलस्ट्रेटर है, ये XD है, ये फिग्मा है। इन सब के होने के बावजूद जो मेरे पास एक चीज़ की कमी है वो है वेब पिक्चर एक्सटेंशन। हमारे सॉफ्टवेयर्स में वेब पिक्चर एक्सटेंशन नहीं होता है, दैट्स वाई हम यहाँ पर आए। तो क्या करेंगे आप, जिस फोल्डर से आपने इमेज को लाइट वेट करना है आप उस पर आइए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम इस इमेज की कॉपी बना लेंगे। तो कॉपी कैसे बनाते हैं, आप कंट्रोल के साथ ड्रैग कर देंगे तो एक कॉपी अपना बन जाएगी, ठीक है। जैसे मैं टेस्टिमोनियल बेस, इसको मैं कंट्रोल के साथ ड्रैग करता हूँ, कॉपी बन गई, ठीक है। या फिर Ctrl+C Ctrl+V, आप जिसमें कंफर्टेबल हो ट्राई कीजिए। अब इस हेडर बेस को हम यहाँ पर ओपन करेंगे ऑनलाइन। इमेज ओपन हो गया। कंपेयर कीजिए, फाइल मेन्यू, एक्सपोर्ट, क्या लिखा रहा है, PNG, JPG, वेब पिक्चर, 3rd नंबर पर है। यहाँ देखिए ध्यान से। अब यही हम लोग फोटोशॉप में आते हैं, फाइल मेन्यू सेम दिखाई देगा, एक्सपोर्ट, बट हमारे एक्सपोर्ट के फीचर डिफरेंट है।
पता चल रहा है? लुक लाइक बिल्कुल फोटोशॉप है, बट कुछ एडिशनल फीचर हमें वहाँ पर मिल रहे हैं। तो चलिए वापस पहुँचेंगे इधर। यहाँ पर आप जब इसको एक्सपोर्ट करेंगे वेब पिक्चर, तो थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि काफ़ी हैवी इमेज है। इस डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ पर इसको भी देख रहे हैं 100% पर, इमेज को 100% जूम लेवल, हम क्वालिटी को 100% कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वालिटी अभी 100% है, वेट कीजिएगा थोड़ा। अगर हम लोग क्वालिटी को यहाँ से डाउनग्रेड करते हैं, हम ले आते हैं इसको 50%। ठीक है, तो 50% पर इमेज को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ड्रैग करके, फिर क्वालिटी को 100% करके देखिए दोबारा से, और वेट कीजिए। यहाँ कुछ नोटिस कर रहे हैं आप लोग? 15.1 MB 50%, 626 KB, काफ़ी लाइट हो गए। चलिए फाइल को सेव करते हैं। एक्सटेंशन यहाँ पर है। मान लीजिए आप गलती से वेब पिक्चर चूज़ कर ले, तो आप यहाँ से फिर से अपनी लिस्ट बदल सकते हो। अगेन आपके पास कंट्रोल है बिफोर सेव। चलिए हमने सेव किया, यहाँ से देखो बन गया वही क्रोम एक्सटेंशन। तो यहाँ पर मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ कि आप पेंट मत चलाइए। आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक, कॉपी इमेज, फोटोशॉप में आके एक न्यू फाइल बनाइएगा, एंटर कीजिएगा, क्या बोलेंगे, पेस्ट इमेज। तो आपने क्या सीखा कि आप पेंट में जो जाते थे चेंज करने के लिए, वो करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब आप वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हो। तो वेब डिज़ाइनर्स उस तरह से नहीं चलते जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर काम करते हैं। हमारा स्टाइल अलग होता है काम करने का। तो ये सब नहीं, आपको कोई इमेज डाउनलोड करने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डाउनलोड करोगे फिर उसको लेके आओगे, इंटरनेट से कुछ भी सीधे कॉपी करो, सीधे पेस्ट कर लो। कैसे, दोबारा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से एग्जांपल के लिए मुझे इमेज में कुछ रिक्वायर्ड है, मैंने यहाँ जाके लिखा लाइक अजय। मुझे ये फोटोग्राफ बड़ा पसंद आया एग्जांपल के तौर पर, हमने इसको क्लिक किया, लार्ज प्रीव्यूज़ का एक्सेस कर लेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज करेंगे। फोटोशॉप में आपको सेम साइज़ की फ़ाइल बनानी है, तो न्यू डॉक्यूमेंट, ओके करेंगे, पेस्ट करेंगे। क्या मुझे कुछ डाउनलोड करना पड़ा? कुछ नहीं ना। तो ऐसे करो काम, तो आपका एक्सटेंशन मैटर ही नहीं करेगा किस एक्सटेंशन में आपकी ग्राफिक अवेलेबल है। आपको सिर्फ डाउनलोड करना होता है PNG के केस में, यानी कई बार आप ट्रांसपेरेंट इमेज लेके आते हो, तो ट्रांसपेरेंट इमेज के साथ ये नहीं करना है, बस बाकी सभी के साथ करो। तो काम आसान हुआ हमारा, आगे से आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये क्लियर कर लिया हम लोगों ने, इसको बंद कर लेते हैं। अब जो हमने अपना इमेज प्रोसेस किया वेब पिक्चर में, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। अभी देखो रिलोड करके टाइम लग रहा है ना। डाउनलोडेड इमेज को आपने यहाँ लेके आना है। तो कौन से ब्राउज़र में था? इस ब्राउज़र में ये पिक्चर है, इसको पकड़िए और अपने फोल्डर में ला के रख लीजिए। तो कहाँ डाउनलोड हुई थी मुझे वो भी मैटर नहीं कर रहा, कॉपी करके लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ब्राउज़र से पकड़ो ला के रख लो। ये हमारे पास हेडर बेस आ गया। अब देखो एक ही फाइल दो नाम से यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन दोनों सेम नाम कैसे एक्सेप्ट हो गए? क्योंकि ये जो है वो है JPG और ये जो है वो वेब पिक्चर। बस आपने कोड में जाके एक्सटेंशन बदलना है। सो हम क्या करेंगे, इस कोड को करेंगे कॉपी यहाँ से URL से, नोटपैड ओपन करेंगे, Ctrl O, यहाँ पर पेस्ट। अब इस पेज में हमने यहाँ पर हेडर बेस डॉट JPG लिखा हुआ है, आप लिखेंगे WEV वेब, P स्टैंड फॉर पिक्चर। ठीक है, फाइल को आपने सेव करना है, ब्राउज़र में वापस आ लेना है और यहाँ आके आप अपने पेज को करेंगे रीलोड। ठीक है, तो अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है? अभी भी सेम वैसा ही कुछ इशू हमें यहाँ पर मिल रहा है देखने के लिए। तो साइज़ तो लाइट देखो हो चुका, यानी कि अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं 2.77 MB और यहाँ पर 626 KB, काफ़ी लाइट हो गया। अब
हम मेजॉरिटी ऑफ पीपल की अगर बात करें तो जितने भी लोग कंप्यूटर चला रहे हैं वो फुल एच प्लस मॉनिटर का यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में। जैसे हमारा क्या है, ये फुल एच मॉनिटर है। अब फुल एच और जो आपके इससे अबव वाले मॉनिटर होते हैं तो ज़्यादातर लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो 2000 पिक्सल्स की विड्थ का यूज़ कर रहे हैं। बट हम चलो फिर भी 4K तक का मान लेते हैं। तो 4K का मतलब ये हो गया कि आपका 3600 पिक्सल्स। इसको ऐसा समझेंगे भाई, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पर अगर हम लोग इस मलेशिया की फ़्लाइट का टिकट अगर देख रहे हैं, अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो मेरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग इमेज आ रही है ना। बट मान लो कि फ्लिपकार्ट की इस वेबसाइट को कोई ऐसा विजिटर चला रहा है जिसका मॉनिटर या टीवी जो है वो 4K है। हमने इस कोड को क्या किया, इंस्पेक्ट पिक्चर टैब में आएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा रहा है 2x, छोटा सा लिखा है 2x। ये 2x का मतलब क्या, डबल साइज। तो चलिए इस URL को हमने यहाँ से किया कॉपी, और हम इसको एक नया टैब बनाएंगे यहाँ पर और चेक कर लेते हैं। अब क्लिक कीजिए, तो ये आपका फुल एचडी के लिए इमेज है, ये आपका अल्ट्रा एचडी के लिए इमेज है। काफ़ी जूम हो रखा है ना इमेज, स्क्रॉलिंग हो रही है। इसकी विड्थ कितनी है, 3200 पिक्सल्स। बट अगर हम लोग बिल्कुल एज टू एज की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है अपनी इमेज को फुल विड्थ पे नहीं ला रहा है, लेफ्ट राइट में खाली है ना स्पेस, तो उसका विड्थ कितना है 1600। बट हमारा जो हेडर का बेस है, मैं तो ये चाहूँगा ना एज टू एज आए, खाली अगर आएगा साइड में अच्छा नहीं लगेगा देखने में। 4K यूज़र अगर होगा तो फुल एचडी इमेज का रेजोल्यूशन कितना होता है 1920 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, कितना आ गया 3840, है ना। तो चलिए यहाँ पर आएंगे, इमेज में आएंगे, क्या बोलेंगे, इमेज साइज, यहाँ से रिसैम्पलिंग ऑन 3840 टैप करेंगे, हाइट उसके हिसाब से चेंज हो गया, ओके कर लेंगे इसको। इमेज स्केल डाउन, देखो अभी भी आपकी जो इमेज है अगर हम लोग यहाँ देखें तो बहुत बड़ी है, दिखाई दे रहा है, ये मेरी दोनों स्क्रीन को कवर कर रही है इमेज, इतनी बड़ी है, ठीक है। अब हम फिर से इसको रिसाइज करने चलते हैं इमेज को, क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट वेब पिक्चर। पहले कितना आ रहा था साइज 600 प्लस, अब कितना रह गया 304। चलिए यहाँ पर ज़रा हम जूम लेवल घटा के देखते हैं कि भाई क्वालिटी अगर मैं और कंट्रोल कर लेता हूँ, क्या कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की इमेज में, या अगर मैं 50 कर लेता हूँ तो क्या कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है इमेज के अंदर, इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, हल्का सा ब्लरनेस हमारा ख़त्म हो गया। तो चलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं 40 पर आके चेक करेंगे कि 40-50 में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो साइज़ कितना लाइट होता आ रहा है। तो क्वालिटी ख़राब नहीं करना है लेकिन साइज़ को रिसाइज भी करना है, तो आप यहाँ से 50 पर ही इसको लेके चलिए, ठीक है। अब इस इमेज को आप यहाँ से हेडर बेस को फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ लाके कॉल कर लेंगे। अब इसका नेम क्या है, हेडर बेस 1, क्योंकि वेब पिक्चर सेम नाम से दो नहीं हो सकते। तो हम इस इमेज को कंसिडर करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारी प्रॉब्लम अगेन सॉल्व हुई कि नहीं। तो चलिए कोड में जाएंगे, ठीक है। पेज को ब्राउज़र में आइए, रिलोड करिए, और शायद कुछ मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, वेब पिक्चर 1, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा, ये सही मेथड नहीं है, ऐसे लिखिए Ctrl+S, और अपने नेम को भी आपने करेक्ट कर लेना है यहाँ पर। अब रिलोड करिए वेब ब्राउज़र में, अब क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं रिलोड कर रहा हूँ तो देख रहे हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं देखो रिलोड कर रहा हूँ बहुत हल्का सा फ्लिकर हो गया, काफ़ी ऑप्टिमाइज़ हो गया। हम 4K इमेज को फुल एचडी में चेक कर रहे हैं। अब एक इमेज और बनाएंगे, ऑप्टिमाइजेशन चेंज करेंगे यहाँ से, फिर से आप जाएंगे इमेज साइज़, हम क्या लिखेंगे 1920, हाइट ऑटोमेटिकली चेंज, हमने इसको ओके किया। इसके बाद फाइल मेन्यू,
एक्सपोर्ट वेब पिक्चर, साइज़ अब 105 KB हो गया, क्वालिटी वही, कोई चेंज नहीं, 50% पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको जैसे कि फुल HD, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे ये मेरा फुल HD के लिए है और हमने इसको सेव कर लिया। इसको अपने फोल्डर में ले आते हैं और इस वाले को हम लोग कर देंगे अल्ट्रा HD। एक है फुल HD, एक है अल्ट्रा HD। तो चलिए कोड में चलते हैं और इसको यहाँ जाके हम लोग लिखेंगे फुल HD, सेव करेंगे फाइल, ब्राउज़र में आते हैं, फिर से हम लोग इसको रिक्वेस्ट करेंगे रीलोड। क्या कोई दिक्कत आ रही है? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? क्या क्वालिटी में कोई लॉस है? तो सेम वही इमेज जो आप सबसे पहले देख रहे थे, सेम आउटपुट, कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमारा जो डिले था वो हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो यानी कि अब बात आती है कि भाई आप कहोगे सर आपने 6000 पिक्सल को स्केल डाउन किया, वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाना है। नहीं, हमने स्टेप बाय स्टेप समझा ऑप्टिमाइजेशन को। यानी कि जब इसका एडवांस लेवल आएगा तो क्या होगा कि भाई विजिटर जो है अभी फ़िलहाल फुल HD वाला है तो ये देख रहा है। जब 4K वाला विजिटर आएगा तो 4K आपको पता ही है, कंटेंट उसको अच्छा नेट ज़रूरी होता है। अगर अच्छा नेट हो उसके पास होगा तो सीधी सी बात है आपकी वेबसाइट भी बहुत क्विक लोड होगी। तो वहाँ पर आपका जो 4K वाला इमेज हमने सेव करके रखा है अल्ट्रा HD, हम प्रोग्रामिंग से उसको चेंज कर देंगे। हम क्या बोलेंगे कि जब भी स्क्रीन चेंज हो इमेज उसके हिसाब से आए। कैसे? मतलब डेस्कटॉप यूज़र जो जनरल हमारे हैं वो फुल HD मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके पास एग्जांपल के तौर पर ये इमेज ओपन होती है। हम अभी सबको भूल जाते हैं। राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, इमेज ओपन हो गई। इसकी क्वालिटी बेटर कर लेते हैं। अब मोबाइल विजिटर की बात करते हैं। क्या दिखाई दे रहा है? मोबाइल के लिए उन्होंने अलग इमेज रखी है, डेस्कटॉप के लिए अलग इमेज रखी है, अल्ट्रा HD के लिए अलग इमेज रखी है। समझ गए ना? यानी कि जैसा स्क्रीन वैसा काम। ये नहीं कि एक ही इमेज को हम सभी प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर रहे हैं स्केल अप स्केल डाउन करके। एक इमेज नहीं है, एक ही इमेज को 3 अलग प्लेटफॉर्म के लिए बनाया है, अल्ट्रा HD, फुल HD और मोबाइल यूज़र। क्योंकि अगर आपने सपोज़ कीजिए इतनी बड़ी इमेज जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं और आपने इसको मोबाइल में डाल दिया तो इसके क्या डिसएडवांटेज होंगे UX के तौर पर, पहले वो समझेंगे हम लोग। देखो पहली चीज़ ये कि अगर मोबाइल विजिटर इस पर आता है तो क्या आप पढ़ पा रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नहीं पढ़ पा रहे हो ना? अब जो इन्होंने मोबाइल के लिए डेडिकेटेड बनाया, आप डिटेल में पढ़ पा रहे हो क्या लिखा हुआ है? तो पहला चीज़ यूज़र का एक्सपीरियंस यहाँ पर हमने एनहांस कर दिया, क्योंकि अगर आपने एक ही इमेज को लगाया होता तो आपका डेस्कटॉप यूज़र या लैपटॉप यूज़र के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व है, बट मोबाइल यूज़र का क्या? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आज की डेट में इंटरनेट के इस दौर में ट्रैफिक जो आता है वो मोबाइल से आता है, कंप्यूटर से नहीं आता है। यानी कि अगर आप अपने आप को खुद को अगर देखोगे तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हो अपना यहाँ का असाइनमेंट करने के लिए, अपने और काम के लिए। आप सर्फिंग वगैरह करने के लिए या कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कंप्यूटर पर कम होते हो, मोबाइल पर ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए सर्चेज जो होती है सबसे ज़्यादा वो सेल फ़ोन से कमिट होती है। तो पहली चीज़ गूगल ये कहता है कि आपका जो कंटेंट है वो मोबाइल फर्स्ट, यानी कि पहले मोबाइल के लिए रेडी हो, उसके बाद डेस्कटॉप या लैपटॉप या टीवी की बात करें। हमारे सभी के घर में आज की डेट में फैशन के तौर पर स्मार्ट टीवी अवेलेबल है, बट क्या स्मार्ट टीवी हम सब लोग एक साथ देखते हैं? बहुत रेयर, ठीक है। कि चलो कोई पसंद का नया गाना आ गया तो सब ने देख लिया, अदरवाइज सब भूल जाओ। क्योंकि आपको नेटफ्लिक्स देखना है, किसी को प्राइम देखना है, किसी को हॉटस्टार देखना है, तो हमारा इंटरेस्ट मैच ही नहीं हो रहा, तो इसलिए नहीं है। बट पहले के दौर में सब लोग एक साथ देखते थे, क्योंकि कंटेंट कम था, लिमिटेड कंटेंट होने की वजह से
आप सब एक साथ मजबूरी में देखते थे, बट आज की डेट में हम सभी के पास ऑप्शंस हैं, सो हम अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए गूगल का बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि मैं वर्ल्ड की 75+% जो पॉपुलेशन है उसकी आई बॉल्स को कंट्रोल करता है, कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपकी आंखें वो देखती है। हमें लग रहा है कि हम अपनी पसंद का देख रहे हैं, लेकिन आपकी पसंद के बीच में गूगल घुसा हुआ है। ऐड आ जाता है ना बीच में, जैसे आप यूट्यूब पर कुछ देख रहे हो तो गूगल क्या करेगा, यूट्यूब जो उसका प्लेटफॉर्म है उसमें एक ऐड डाल देगा बीच में, ठीक है। या जैसे एग्जांपल के तौर पर आज के में बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ओवर द टॉप में भी, जैसे कि डिज्नी हॉटस्टार। आप अगर इसका बेसिक प्लान लेते हो 400-500 रुपये वाला साल भर का जो उसका मेम्बरशिप आपको मिल जाता है, उसमें क्या करता है वो एक मूवी में 6 बार ऐड लगाता है बीच में, और बड़े अनोइंग ऐड होते हैं, ठीक है, और वो आपको झेलने पड़ते हैं। वो कहता है भी 1200 रुपये समथिंग पे कर दो, फिर आपको कोई भी ऐड नहीं आएगा। फिर आप कहते हैं 2-3 मिनट का तो ऐड आ रहा है, क्यों इतने पैसे खा रहे, 2 साल 3 साल चलेगा मेरा, तुम लोग छोड़ देते हो इस चीज़ को, ठीक है। अमेज़ॉन प्राइम आप देखते हो जब स्टार्ट होता है तो वहाँ भी आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, लेकिन 1000 रुपीज़ में वो आपको बहुत कुछ ऑफर कर रहा है। डेटा भी मिल रहा है OTT का, आपको फ्री डिलीवरी भी मिल रही है सेम डे या 1 से 2 दिन के अंदर, या डिलीवरी अगर लेट भी आती तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता। नहीं तो वो लोग क्या करते हैं 100-200 रुपये तक कम के सामान पे चार्ज लगा देते हैं, 50 रुपीज़ 30 रुपीज़ समथिंग इस तरह से। बट प्राइम होने से आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। तो रिटेन करने का आज की डेट में एंड यूज़र को बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बट इस एग्जांपल में हमारा काम ये समझना है कि एक कंटेंट सभी के लिए सफिशिएंट नहीं है। हर यूज़र के लिए एक्सपीरियंस आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, मोबाइल पर ये कंटेंट नहीं चलेगा। आपने डिसएडवांटेज देख लिया क्या है कि हम नहीं समझ पा रहे। आपका हेड काउंट कम आया, चलिए कोई नहीं। तो पहला पार्ट हमने ये क्लियर किया। दूसरा पार्ट कि मोबाइल विजिटर जो होगा अगर हम लोग मोबाइल में देख रहे हैं तो कंटेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छे से मोबाइल विजिटर डेट वगैरह सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। मोबाइल चाहे आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, सभी में आपकी क्लैरिटी परफेक्ट है। बात करते हैं यहाँ से इस वाले कंटेंट की कि भाई ये मोबाइल पर देखो तो आपको यहाँ स्केल डाउन नहीं होगा, बट अब मैं अगर बात करता हूँ यहाँ से मैकबुक वगैरह के ऊपर तो बहुत अच्छी क्लैरिटी है ना, मैकबुक पे बढ़िया दिखाई दे रहा है। टैबलेट पर भी ये आपका ठीक से दिखाई देगा, बस इसमें रिस्पॉन्सिव तो मुझे कोड लगाना होगा, काम कर देगा। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा यूट्यूब वगैरह जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो वहाँ पर कई बार नेट स्लो होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वीडियो क्वालिटी क्या होती है, ऑटो मोड में। नेट बहुत अच्छा होगा तो फुल HD होगा, लेकिन फुल HD तभी आएगा जब आपकी स्क्रीन फुल HD को सपोर्ट करती है, अदरवाइज़ उससे नीचे वाला आपका रेजोल्यूशन चल रहा होगा। अगर आपका TV 4K है तो वो आपका अगर नेट स्पीड बहुत अमेजिंग आ रही है तो आपको 4K कंटेंट ही बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपीरियंस कराएगा, है ना। अब ये कंटेंट अगर हम लोग 4K डिस्प्ले पर लेके आते हैं और ये 4K के लिए बना नहीं है, बट हम 4K पर इसको एक्सपीरियंस करते हैं। क्या करेंगे, F12 नहीं बातें मत, लेट आओगे उसके बाद बात भी करोगे तो कैसे चलेगा। क्लास के बाद खूब बातें करोगे, मुझे बुला लेना, बैठेंगे साथ में। तो ऊपर देखो माउस लेयर पे क्या लिखा है स्क्रीन के बटन में, 4K, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि आप एक थिएटर में मूवी देखने जाते हो, स्क्रीन है IMAX, मूवी आ रही है बीच में, बाकी स्क्रीन खाली, तो क्या अच्छा लगेगा तुम्हें? यानी कि मेरी स्क्रीन को लेने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा मुझे। बट अभी अगर हम लोग यहाँ पर फ्लिपकार्ट के नए एक्सपीरियंस की बात करें, वो क्या कहता है कि अगर आप 4K यूज़र हैं तो आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। चलिए ट्राई करेंगे, कॉपी, और यहाँ पर हम अपनी नई इमेज को अपडेट करेंगे। तो क्या दिखाई दे रहा है, मेरी पूरी स्क्रीन की विड्थ यूज़ हो रही है। किस मोड में बात करें हम लोग, 4K मोड में, है ना। अब मान लो आपके पास 4K TV है, आप फ्लिपकार्ट ब्राउज़र आजकल के स्मार्ट TV में अवेलेबल है, आप आराम से शॉपिंग कीजिए, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं। आपकी वेबसाइट एकदम रिच कंटेंट दिखाएगी आपको स्क्रीन पर मज़ा भी आएगा, चीज़ें की क्लियर दिखाई देंगी आपको।
तो समझ में आ रहा है फ्लिपकार्ट ने किस तरह से ऑडियंस को एकदम ग्रैब करके रखा हुआ है। यानी कि फ्लिपकार्ट ने अपना कंटेंट इतना हाईली ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है कि अगर आप जियो का कीपैड वाला फ़ोन चलाते हो वहाँ से भी तुम शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इन्होंने किसी भी डिस्प्ले को नहीं छोड़ा है, चाहे वो आपका TFT हो। TFT मतलब जब हमारा डिस्प्ले की शुरुआत हुई थी तो सबसे सस्ता डिस्प्ले इसी को कह सकते हैं हम लोग। मतलब कि अभी क्या होता है कि आज की डेट में जैसे ये टीवी स्क्रीन है, आप इसको अगर 180 के एंगल से भी देखोगे तो आपको कंटेंट सही दिखाई देगा। TFT क्या था उसमें ऐसा समझो कि सस्ते में प्राइवेसी वाला सिस्टम, मतलब कि अगर आप ऐसे बैठे हो साइड से अगर कोई देख रहा है उसे कुछ नहीं दिखेगा, जो सामने होगा वही देख सकते हैं उसके अंदर। तो ये था TFT। उसके बाद फिर आया हमारा VGA डिस्प्ले जिसको बोलते हैं वीडियोग्राफिक एरे। फिर आया WVGA डिस्प्ले जिसको बोलते हैं वाइड वीडियोग्राफिक एरे। फिर हमारा इंट्रोड्यूस हुआ LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर आपका इंट्रोड्यूस हुआ LED लाइट इमिटिंग डायोड जिसको लोग बोलते हैं। और उसके बाद में आपका इधर साइड बाई साइड एप्पल जो अपना रेटिना डिस्प्ले के साथ चल रहा है। लेकिन एप्पल का कंटेंट सिर्फ एप्पल पे अच्छा होता है, आपके बाकी चीज़ों पे अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी जो डेटा को रेंडर करने की वो उसी के फ़ोन में ही है, बाहर जैसे निकलेगा ख़राब हो जाएगा। आपको कभी भी एप्पल से कैप्चर की फ़ोटोग्राफ अपने एंड्रॉयड में देखोगे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब एप्पल पे हम लोग कहते हैं पिक्सल्स नहीं दिखते। कभी एक्सपीरियंस करना था, एक पानी की बूंद डाल देना डिस्प्ले के ऊपर, फिर चेक करना पिक्सल्स दिखेंगे तो नहीं। क्योंकि हमें पता है ना वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नीफाइंग, चीज़ें बड़ी होकर दिखाई देती हैं। तो वहाँ पर आपको रेटिना डिस्प्ले में पिक्सल्स दिख जाएंगे, जबकि आईफोन यूज़र कहते हैं कि पिक्सल्स पता ही नहीं चलता आईफोन। तो आप नॉर्मल पे भी देखना चाहोगे, एक छोटा सा ड्रॉप डाल देना, ड्रॉपलेट, आपको पता चल जाएगा पिक्सल्स। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर वेब ब्राउज़र के अंदर डेवलपर्स मोड दिया था जिसको हम लोग अभी देख रहे थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने बिना किसी 4K स्क्रीन के देख लिया 4K पर हमारा डेटा क्या होगा, फुल HD पर क्या होगा, मोबाइल पर क्या होगा, टैबलेट पर क्या होगा, डेस्कटॉप पर क्या होगा। इवन मेरे पास एक सिमुलेटर अवेलेबल है जो मुझे फैसिलिटेट करता है कि मैं किसी भी डिवाइस के ऊपर चेक कर सकता हूँ डेटा को, चाहे वो एप्पल की घड़ी क्यों ना चेक करता हूँ। पहले लोड होने दो, उसको टाइम लेता है। दिखाई दे रहा है यहाँ पर वॉचेस वगैरह। अगर फोल्ड फ़ोन है तो उसके ऊपर क्या आउटपुट आएगा, अगर डेल का लैपटॉप है उस पर क्या होगा, मैकबुक प्रो है तो क्या आउटपुट होगा। जहाँ पर भी डिस्प्ले अवेलेबल है आप हर जगह पर इसको चेक कर सकते हो। तो ये एप्पल का पूरा इकोसिस्टम है, ये टैबलेट का सिस्टम है, ये स्पेशल स्लेवेट का सिस्टम है। सो अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा कुछ स्मार्ट वॉच इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट में, जिसमें हम लोग सिम वगैरह डाल के सारी चीज़ें फ़ोन घड़ी के ऊपर ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि आपके यूट्यूब भी आप वॉच भी देख सकते हो। अब मुझे चीज़ बताओ, कोई इसका सेंस है? आप देखोगे उसके ऊपर, ये तो बस ये है कि बस बेवकूफ़ बनाने वाला फीचर कि भी आप यहीं से कॉल कर लोगे सारी। अब जब आप उस पर कॉल करोगे आपकी प्राइवेसी क्या है? वो इतना तेज़ बोलेगा वो 4 लोगों को सुनाई देगा। तो कॉलिंग फीचर का कोई बेनिफिट है घड़ी के अंदर? तो ये आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का सिस्टम है। भाई आप सोचो भाई इसके अंदर मैं सारे काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकते आप काम। आप जैसे ही उसको पहली बार इस्तेमाल करोगे एक आध बार के लिए अच्छा है, बाद में वो आपकी सज़ा बन जाएगा। और उसके चक्कर में आप 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करके भी आ रहे हो, प्लस उसका रिचार्ज अलग कराओगे। ऐसा तो नहीं फ़ोन रखना छोड़ दोगे। तो प्रॉब्लम ये है अभी हमारे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया के अंदर कि हम लोग स्मार्ट चीज़ों पर तो आ गए लेकिन उनकी स्मार्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप बस मुझे ये बताओ कि कई बार अगर आपके पास कोई एक इम्पोर्टेंट कॉल होता है और आप उसको भूल जाते हो, यार मैं कॉल करना भूल गया, तो फिर काय बात का आप स्मार्टफोन चला रहे हो? क्या आप उसको कमांड नहीं कर सकते थे, ओके गूगल रिमाइंड मी फॉर दिस कॉल ऑन दिस टाइम? गूगल आपको ऑटोमेटिकली रिमाइंडर देता है ना। या अगर आप सीरी का यूज़ करते हो, बट हम लोग कभी स्मार्ट यूज़ तो कर ही नहीं रहे, हम तो वही कीपैड वाले ज़माने वाला सिस्टम आज भी चला रहे हैं उसके अंदर। तो बहुत कम लोग यूज़ हैं, परसेंटेज अगर देखा जाए पूरी दुनिया में तो 7% पीपल ही स्मार्टफोन का स्मार्ट यूज़ करते हैं, कोई नहीं कर रहा। वही कॉलिंग या फिर आपने एप्लीकेशन चला लिया, वीडियो देख लिया, काम खत्म, दैट्स इट। और सबसे ज़्यादा जो टाइम जा रहा है लोगों को वो जा रहा है सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया से अगर आप सीखना चाहते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम है ना, वहाँ पर एल्गोरिदम यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें लेके आता है। आप पढ़ने की चीज़ें ढूंढोगे वो मिलेंगी, अगर आप कुछ डांस वाला देखोगे तो वो दिखेगा, अगर आप कबड्डी वाला देखोगे तो वो कंटेंट आपको दिखाई देगा। तो अपने सोशल मीडिया को अगर आप पावरफुल बनाना चाहते हो तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ट्रेंड करो।
ना कि सोशल मीडिया को अपने आप को कंट्रोल करने पे। क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा वेपन है कि जिसकी हेल्प से आप अपने आप को बर्बाद भी कर सकते हो और आबाद भी कर सकते हो। यानी कि अगर आपको जॉब चाहिए तो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है आज की डेट में। क्या फेसबुक में जॉब का सेक्शन नहीं आता है? क्या फेसबुक पर आप मार्केट प्लेस अवेलेबल नहीं है? अगर आपको लग रहा है कि मेरे घर में कोई हाउस होल्ड में ऐसी चीज़ है जिसको मुझे सेल करना है, तो जो हम लोग क्विकर पर करते थे कभी या OLX पर करते थे, वो सेम चीज़ आपके उसके अंदर भी अवेलेबल है। फेसबुक के अंदर मार्केट प्लेस यूज़ कर सकते हैं हम लोग चीज़ों को, बाइंग सेलिंग। तो आज की डेट में इन प्लेटफॉर्म से डील्स हो रही हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग उलझे पड़े हैं रील्स में, शॉर्ट्स में, पोस्ट कमेंट में। तो इससे आगे निकलना पड़ेगा। देखो सीधी सी चीज़ है, सोशल मीडिया हमें लगता है फ्री है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है फ्री है तो इट मीन्स कि वो तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है, और वहीं पर आप बनते हो बेवकूफ़, ठीक है। अगर आपको कोई ये बोले कि भाई, आप एग्जांपल ऐसा समझो कि आप अरीना ज्वाइन करो, तो आपको बोला जाए कि हम आपको 2 सॉफ्टवेयर फ्री में पढ़ा देंगे, ठीक है। भाई फ्री क्या हुआ है उसमें? कुछ भी फ्री नहीं। हो सकता है वो 2 सॉफ्टवेयर ऐसा तुम्हारा इंटरेस्ट ही ना हो सकता है ना। तो ऐसा लगे बात तो सही है। तो कुछ भी क्या, किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो। या जैसे एग्जांपल के तौर पर रिबॉक इंडिया में आज की डेट में अवेलेबल है क्या? रिबॉक खत्म हो गया। अब नहीं, बहुत पहले खत्म हो गया, क्योंकि रिबॉक एक ऐसा ब्रांड है जैसे कि नाइकी, एक्सपेंसिव आते हैं ना चीज़ें, तो वो अपने सामान को बेचने के लिए पब्लिक का ऐसा बेवकूफ़ बनाते थे कि 2000 रुपये की चीज़ है एग्जाम्पल के लिए, अब बेचेंगे तो हम उसी रेट पर, तो वो लिस्टिंग करते थे 20,000। फिर कहते थे अभी हमारा जो है स्टॉक क्लियरेंस का वो चल रहा है ऑफर, हम आपको ये 2000 में दे देंगे। अब एक बंदा जो बेवकूफ़ बनता है ब्रांड के चक्कर में, वो कहता है 20,000 की चीज़ 2000 में ले लो, जबकि वो 200 रुपये की है, फिर भी प्रॉफिट कमा के चले गए। तो स्टॉक क्लियरेंस सेल जो होती है वो एक्चुअली हमें सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाने की है। नोटिस करना, फ्लिपकार्ट की जो सेल होती है वो आपकी दिखाया जाता है कि वो आपको डिस्काउंट दे रही है, बट डिस्काउंट नहीं दे रही होती, क्योंकि अगर आप आईफोन यहाँ सस्ता ले रहे हो तो उसके बदले में ये अपना कोई और सामान महंगा कर लेते हैं। अगर लेकिन हमें सस्ता क्यों लगता है? क्योंकि हम आईफोन लेना चाहते हैं, तो आईफोन के पीछे पड़े। आईफोन 70,000 का है, 60,000 का है, 50 आया, खरीद लिया। लेकिन अगर बाकी चीज़ों को अगर नोटिस करोगे तो प्राइस उनके सेल में बढ़ जाते हैं और नॉर्मली बहुत कम रहते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसी चीज़ को जहाँ भी आपका मन पहली बार में कहे ये अच्छा है, सीधे अपने दिमाग से इसमें मुझे बुरा है, तभी तभी आप बच सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिकल है वो। अब देखो मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। एक साइट आती है प्राइस हिस्ट्री के नाम से, आप इसका यूज़ करें। सो ये आपको क्या करता है, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं सभी जगह से प्राइस कंपेयर करके देता है किसी भी चीज़ का। एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर चलो फ्लिपकार्ट के एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। आपने आईफोन ख़रीदना है, तो जैसे 16 का तो अभी प्राइस में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, हम 15 की बात कर लेते हैं। अभी 15 की लिस्टिंग चेक करेंगे कितने पर चल रही है। 58,999 सेल में कम हुआ था ना, लेकिन मैं फिर से पैसे बढ़ा दिए। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे इसको और यहाँ जाके इसको बता देते हैं कि भाई सर्च करो और बताओ। तो जब ये कभी लिस्ट हुआ था तो ये कितने का था? फिर ये एवरेज की जो सबसे ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने, वो कितने पर ख़रीदा? 68। और लोएस्ट कितना गए? और अभी कितने पर लिस्ट है? 59 पर। 1 रुपये की तो कमी है। इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसका जो लोएस्ट गया है वो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि लोएस्ट कितना गया इसका, 54 और आपका 999। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो उसको रडार पे लगा लो कि भी मुझे क्या लेना है, उसके प्राइस में कितने फ्रिक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मैं जनरली इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसका बेनिफिट क्या है, जो चीज़ चाहिए उसको प्रायोरिटी मत बनाओ, वो आपको चाहिए लेकिन ये मत दिमाग को सुन लो कि मुझे अभी चाहिए। जैसे एग्जांपल ऐसा समझो, साइकोलॉजी कैसे काम करता है। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम कहते हैं चलो एक मूवी रिलीज ही देखने चलते हैं। अब वो कहते हैं नहीं एक चेंज कर देने को जाए, तो आपको ना ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा रह गया। आप चाहोगे वो चीज़ अभी पूरी हो जाए। या इसको चलो दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि भाई आपने घर में स्मार्ट टीवी लगाना है,
आप किसी विजय सेल्स पर जाते हो, वहाँ पर पेमेंट करके आ जाते हो, वो कहते हैं भाई हम आपको डिलीवर कर देंगे आपके घर पर, आपसे इंतजार नहीं होगा जब तक वो इंस्टॉल ना हो जाए। घर में तो आ गया लेकिन लगा नहीं, इंजीनियर आके लगाएगा उसको। तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी बहुत ज़्यादा कि यार ये कब लगेगा, कब चलेगा, कब मैं इसका एक्सपीरियंस करूँगा। तो ह्यूमन साइकोलॉजी में एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि कोई भी खुशी 8 दिन से ज़्यादा की नहीं होती। आप आईफोन खरीद लोगे, एक ही रात में पूरा जाके सारे फीचर एक्सप्लोर कर डालोगे, दूसरे दिन भी करोगे, 8 दिन के बाद एंड्रॉयड वाला ही काम कर रहा होगा। हाँ सोचते रहो, वो अच्छा है। लेटेस्ट के लिए सोचना बहुत अच्छी चीज़ है, उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि अगर आप पुराना चलाओगे लंबे टाइम, वो उतना ख़राब होता जा रहा है। अब देखो, आज आप यहाँ पर, जैसे मैंने शायद लास्ट क्लास में बोला था या नहीं, मैं अगेन बोलूँगा इस चीज़ को, कि आज आप 16 के ज़माने में 13 खरीद के ला के 45,000 में खुश हो रहे हो। तो आप एक्सपायर प्रोडक्ट चला रहे हो, उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी, ख़राब हो गई, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको लेने का। तो कायदे में आईफोन्स हम लोगों के लिए नहीं बने, ये किसके लिए बने? जिनके पास जीएसटी है, यानी कि बिजनेस पर्सन। तो यानी कि सीधे 18% आपको डिस्काउंट हो गया। अब मान लो फ़ोन 80,000 रुपये का है, 80,000 का 18% लेस कर दो, फ़ोन ऑटोमेटिक आ गया 50-54,000 पर। उसके बाद में आप उसको अपने बिजनेस में दिखा दो तो पूरा फ्री हो गया फ़ोन, काम खत्म। तो ये बिजनेसमैन के लिए है, एक्टर एक्ट्रेस के लिए, हम आम लोगों के लिए नहीं, क्योंकि इसका जो डेप्रिसिएशन है बहुत ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट वो लो जिसका आपको बेनिफिट है। और आईफोन से ज़्यादा फीचर आपको एंड्रॉयड देता है, ना कि आईफोन देता है। बस क्या है, प्रिवेसी। फिर अभी आपकी लाइफ में ऐसे क्या है जो आपको दुनिया से छुपाना? तुम फिल्म स्टार हो, पब्लिक फिगर हो, ऐसा कौन सा काम किया जो दुनिया को पता ना चल रहा है? तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको ऑप्टिमाइजेशन समझ में आ चुका है कि ऑप्टिमाइजेशन क्यों ज़रूरी है किसी वेबसाइट में, क्योंकि अगर ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो हमारा वेबसाइट स्लो हो जाएगा। दूसरा रीज़न कि भाई जैसा यूज़र स्क्रीन यूज़ कर रहा है उसके हिसाब से मेरा कंटेंट रेंडर हो जाए। तो ये इमेज मैं आपको प्रैक्टिकली चेंज करके दिखाऊंगा, कब? जब हम लोग सीखेंगे पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट आपको ऑफर करता है कि आप एक ही इमेज को अलग अलग साइज़ पर अलग अलग उसमें रेंडर करा सकते हैं। ठीक है, अभी काफ़ी लंबी जर्नी हमारी, वहाँ समझेंगे इस चीज़ को। तो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कोई डाउट? तो यानी कि आज की क्लास में आपको ये पता चला कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जिस फॉर्मेट से आपको नफरत थी वही सबसे ज़्यादा यहाँ यूज़ होने वाला है। ठीक है, वेब, पिक्चर। अब आप ग्राफिक यूज़ करोगे तो आपको पता है कि डाउनलोड MS पेंट नहीं करना है, कॉपी पेस्ट आपका काम हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं क्लोज और अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं। हमारा बैच टाइम है 10-13 नवंबर। आज की डेट में हम डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास हम लोग इमेजेस पर ही काम कर रहे थे, तो एक बार देखते हैं इमेज में कुछ रिमेनिंग तो नहीं है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये भी हमने डिस्कस किया था, इमेज अनदर सोर्स भी डिस्कस हो गया था, ये भी हो गया था डिस्कस, इमेज लिंक वाला भी डिस्कस हो गया था, ये पूरा हो गया। चलिए तो नया टॉपिक ओपन करेंगे, इमेज मैप। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमेज मैप। अब देखो इमेज मैप में और इसमें क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से देखिएगा, आगे हम यहाँ पर इस इमेज की बात करते हैं। इस इमेज में हमने क्या किया, इसको लिंक अलाउ किया था। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में कि जहाँ से हमने ये इमेज लिया, इसका पूरा ट्यूटोरियल कि कैसे बना वो अवेलेबल है इसमें। तो आप जैसे इमेज के किसी भी पॉइंट पर पहुँचेंगे, हैंड का सिंबल आ रहा है, यानी पूरी इमेज में लिंक अवेलेबल है। बट क्या हो कि मैं इस इमेज के अलग अलग पॉइंट पर लिंक अलग अलग करना चाहता हूँ, लेकिन इमेज एक ही है। तो कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होता है इमेज मैप के थ्रू। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए ये टॉपिक, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। With HTML image maps, you can create clickable areas on an image. ठीक है, so image maps यानी कि the HTML map tag इमेज के साथ हम लोग नीचे क्या देख रहे हैं, मैप टैग। द मैप टैग या एलिमेंट डिफाइन एन इमेज मैप। एन इमेज मैप is an image with clickable areas. The areas are defined with one or more areas tag.
सो इस इमेज में आप ध्यान से देखेंगे हमने एक नया पार्ट यूज़ किया है, यूज़ मैप एट्रीब्यूट। यूज़ मैप में हमने यहाँ पर लिखा हैश और लिखा हमने वर्क मैप। अब ये वर्क मैप क्या है, मैप के अंदर हमने क्या देखा, नेम एट्रीब्यूट, और नेम के अंदर हमने क्या लिखा है, वर्क मैप। ये यूज़र डिफाइन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वर्क मैप, रोड मैप, चॉइस इज योर कि मुझे क्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही सेम मेन हैश टैग के साथ डिफाइन किया हुआ है। अब इसके अंदर हमने एरिया टैग का यूज़ किया, किसके अंदर, मैप एलिमेंट में एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट क्लोज नहीं होता है, आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे इमेज हमारा नॉन क्लोजिंग टैग है, वैसे एरिया भी आपका नॉन क्लोजिंग टैग है, बंद नहीं होता, ओपन होगा लेकिन क्लोज नहीं होगा। यहाँ पर हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है शेप। शेप में हम लोग दो टाइप देख रहे हैं, रेक्टेंगल और सर्कल। वैसे तीन टाइप होते हैं, जो थर्ड टाइप होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीगोनल। पॉली टूल पढ़ा होगा आप लोगों ने फोटोशॉप के अंदर, पॉलीगन लासो टूल। क्या होता है, जैसे जैसे आप क्लिक करते हो वैसे वैसे वो अपना सिलेक्शन बनाते चला जाता है ना। अब यहाँ पर एक आपको दिखाई देता है कोड्स के नाम से, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये शॉर्ट फॉर्म है कोऑर्डिनेट्स की, कोड्स। तो कोड्स में हम यहाँ पर देखते हैं कुछ वैल्यू लिखी हुई है। अब ये वैल्यू क्या है, तो ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, मैं आपको उसका जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाऊंगा। इसके बाद इस पूरी इमेज का जो ALT है वो क्या है, वर्क प्लेस। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको कंप्यूटर का नेम दिया है, यहाँ पर मैंने फ़ोन का नेम दिया, यहाँ पर मैंने कॉफ़ी का नेम दिया, प्लस इसके ऊपर मैंने लिंक भी असाइन किया है। अगर मैं इमेज टैग को A टैग में कंटेन करूँगा तो एंटायर इमेज पर एक ही लिंक होगा, बट अब एक ही वर्क प्लेस इमेज के अंदर मैं 3 डिफरेंट लिंक असाइन कर रहा हूँ, कंप्यूटर, फ़ोन एंड कॉफ़ी। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं क्या होता है। तो आप अगर इस इमेज को ड्रैग करके ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो क्या दिखता है, ये एक ही इमेज है, ये एक सिंगल इमेज है। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इमेज के ऊपर कोई लिंक दिखाई दे रहा है आपको, नहीं है ना, हैंड का सिंबल नहीं आ रहा है। बट जैसे हम लोग लैपटॉप के ऊपर माउस लेके आते हैं, दिखाई दे रहा है हैंड का सिंबल, या लैपटॉप के बाद अगर मैं फ़ोन के ऊपर माउस लेके आता हूँ तो लिंक दिखाई दे रहा है, या मैं अगर कॉफ़ी के ऊपर आता हूँ तो लिंक दिखाई दे रहा है। ये है फ़ायदा इमेज मैप का, यानी कि आप एक ही इमेज में मल्टीपल लिंक्स पॉइंट कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये अगर मैं लैपटॉप पर क्लिक करूँगा, या मैं मोबाइल पर क्लिक करता हूँ, या मैं कॉफ़ी पे क्लिक करता हूँ, तो इनका मैंने डेडिकेटेड पेज भी डिज़ाइन करके रखा हुआ है, सो दैट कि आपको समझ में आए कि लिंक हुआ या नहीं। ठीक है, तो ये बना कैसे, अब इसकी बात करते हैं। ये तो समझ आ गया कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं, एक इमेज पर मल्टीपल लिंक्स कैसे असाइन होंगे। तो चलिए, हाउ डज इट वर्क। द आइडिया बिहाइंड एन इमेज मैप is that you should be able to perform different actions depending on where in the image you click. To create an image map, you need an image and some HTML code that describes the clickable areas. ठीक है, so the image is inserted using the img tag, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं. The only difference from other images is that you must add a use map attribute. तो यानी कि img टैग में हमने एक नया एट्रीब्यूट सीखा, क्या है वो, यूज़ मैप. यूज़ मैप इक्वल टू हैश टैग, जो भी आप लिखेंगे दैट इज़ योर चॉइस. संता वंता रोहन मोहन सोहन, जो समझ में आता है लिखो, लेकिन अगर मीनिंगफुल कोई चीज़ बना रहे हो तो मीनिंगफुल ही नेम दो उसको. ठीक है, बाद में हम बात करेंगे. द यूज़ मैप वेल यू स्टार्ट विद अ हैश टैग followed by the name of the image map and is used to create a relationship between the image and the image map. तो यहाँ पर आपके लिए एक टिप है छोटा सा, यू कैन यूज़ एनी इमेजेस एज एन इमेज मैप फॉर दिस. तो बात करेंगे क्रिएट इमेज मैप, देन ऐड अ मैप एलिमेंट बिलो द img टैग. ठीक है, द मैप एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट एन इमेज मैप एंड इज लिंक्ड टू द इमेज बाय यूजिंग द रिक्वायर्ड नेम एट्रीब्यूट. तो मैप का हमने नेम एट्रीब्यूट क्या डिफाइन किया, वर्क मैप, और इसको हमने यहाँ पर यूज़ मैप में बाइंड कर दिया. इसके बाद द नेम एट्रीब्यूट मस्ट हैव द सेम वैल्यूज एज द img यूज़ मैप एट्रीब्यूट, यानी कि ये मिसमैच नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो यानी कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन विदाउट हैशटैग, बट एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग आपने हैशटैग का यूज़ करना है. नेक्स्ट, द एरियाज. Then add the clickable areas. A clickable area is defined using the area tag. जैसे कि हमने टॉप में देखा, एरिया, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, सर्कल. ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉली और डिफ़ॉल्ट. ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी नहीं डिफाइन करते हैं एरिया, तो वो पूरे इमेज को टारगेट करेगा. बट हमारा इसका पीछे पर्पस क्या है,
सेलेक्टेड एरिया। तो डिफ़ॉल्ट वाला तो काम पहले ही हो रहा है, तो हमें उसको करने की ज़रूरत है नहीं। सो आप क्या करेंगे, यू मस्ट डिफाइन द शेप ऑफ द क्लिकेबल एरिया। you choose one of these values. Rectangle defines a rectangular region, circle defines a circular region, poly defines a polygonal region, default defines the entire region। तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट फुल इमेज होगी आपकी। सो you must also define some coordinates to be able to place the clickable area onto the image। तो बात करते हैं शेप रेक्टेंगल। तो लैपटॉप के ऊपर जो हमने बनाया था अपना लिंक, वो रेक्टेंगल की हेल्प से बनाया था। क्या लिखा था, एरिया शेप इक्वल टू रेक्टेंगल, ये लिखा था ना रेक्ट शॉर्ट में। द कोऑर्डिनेट्स फॉर शेप रेक्टेंगल कम्स इन पेयर, वन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वन फॉर द वाई एक्सिस, यानी कि एक्स वाई। एक्स होता है हॉरिजॉन्टल, वाई होता है वर्टिकल। सो द कोऑर्डिनेट्स 34 44 इज लोकेटेड 34 पिक्सल्स फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन एंड 44 पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ ओपन कर लेते हैं फोटोपी, और ये हमारे पास एक इमेज है टॉप में। इस इमेज को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं इधर। तो क्या है, यहाँ पर रूलर अवेलेबल है, तो ये 0 0 पर सेट होना चाहिए आपका। देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ से पेज की बिगिनिंग हो रही है, क्या है 0 0, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको यहाँ तक लेके आते हैं। तो x में वैल्यू कितना आ गया, लिखा रहा है 33। इसी तरह से हम लोग वर्टिकल वैल्यू निकाल के लेके आते हैं, कितना आ गया, यहाँ पर जाकर डिफाइन करते हैं आप 34 44 जो भी आपको रखना है, ठीक है। तो मैंने वो रैंडम निकाला था इसलिए मैंने ऐसा रखा है, और ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो यानी कि आप यहाँ पर ये पता लगा पाए इसकी वैल्यू कितनी है 33 और ये कितनी है 44। अब क्या इसका कोई दूसरा तरीका भी होता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, हाइट विड्थ कितनी है 34 44। अब ये काम चाहो तो आप 34 44 हाइट विड्थ से कर लो, या फिर आप कोऑर्डिनेट से कर लो। तो इन्फॉर्मेशन में अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ये जो हमारा सिलेक्शन है इसकी विड्थ और हाइट कितनी है 34 एंड 44। चलो अब मैं यही सेम काम माउस से कर देता हूँ, बिना कुछ ड्रैग करे, बिना कुछ ड्रॉप करे। मैं इस पॉइंट पर आता हूँ, मुझे पता लगाना है वैल्यू एक्स की कितनी आ रही है, जैसे कि 31, आप इसको इस तरह से रख सकते हो, 33 आ गई वैल्यू। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ तो ये मेरा 44 भी आ रहा है, इसके अंदर वैल्यू मिल गई हमें। इसी तरह से लैपटॉप का एंड पॉइंट क्या है, यहाँ पॉइंटर रख लो 273 346, ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। तो यानी कि जब आप वैल्यू लिखेंगे तब आपने क्या ध्यान रखना है, पहले एक्स वाई फिर एक्स वाई। अब समझ में आई वैल्यू कहाँ से आई। तो ये कोई विड्थ और हाइट नहीं है इमेज का, ये बेसिकली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है आपका। आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ से हमें गेट करना है, दूसरा पॉइंट यहाँ से आपको गेट करना है। सो so the coordinates 270 350 is located 270 pixels from the left margin and 350 pixels from the top margin, ठीक है। So now we have enough data to create a clickable rectangle area। तो आप लिखेंगे 34, 44, 270, 350, और जो भी आप लिंक असाइन करना चाहते हैं अपना लिंक यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये कुछ विजुअली ऐसा बनेगा आपका, ठीक है। So this is the area that becomes clickable and will send the user to the page computer.html। सर्कल की बात करते हैं, तो देखो जैसे ये बनाया वैसे आप मोबाइल का बना लोगे। सर्कल के केस में क्या है, आपको कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ एक और चीज़ आती है सर्कल में, विच इज़ रेडियस, है ना, मैथ हम सभी ने पढ़ा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, द टू ऐड अ सर्कल एरिया फर्स्ट लोकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर मैं इसके सेंटर पर आता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 337 300। देन स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो 44, तो यानी कि यहाँ से सेंटर से एज तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा रेडियस। बस आपने इतना करना है 337 300 और 44 रेडियस, तो आपका क्या बन गया सर्कल। बात करते हैं पॉली शेप की। अब मान लो मेरे पास एक इस तरह का ग्राफिक और मुझे चाहिए कि इसके ऊपर मेरा एक लिंक क्रिएट हो जाए। अब ना तो ये सर्कल है ना ये रेक्टेंगुलर है, तो इस केस में आपको पॉली की यूज़ में काम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से
अगेन इस इमेज को करते हैं कॉपी इमेज। कॉपी इमेज करने के बाद आप यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेंगे या फिर आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये अपने पास ग्राफिक अवेलेबल है इसमें। अब ये अगर मेरा एक्स और वाई में यहाँ पर रखा हुआ है ग्राफिक, तो आप यहाँ पर देखिए कहाँ से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो जैसे हमने पहला पॉइंट रखा 128 141, फिर मुझे यहाँ तक बनाना है 141 120, फिर हम आगे जाएंगे। तो इस तरह से हम हर एक पॉइंट को बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को आपने नोट करना है, उसकी वैल्यू को लिखते चले आना है कि क्या क्या वैल्यूज़ आपकी आती जा रही है। तो चलिए इसको ज़रा समझते हैं यहाँ पर। सो दिस कैन बी यूज टू क्रिएट एनी शेप, लिंक मे बी अ कोरेसेंट शेप, हाउ कैन बी मेक द कोरेसेंट इन द इमेज बिलो बिकम अ क्लिकेबल इमेज। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। इन वैल्यूज़ को आपने जाके लोड करना है यहाँ पर। तब अगर मैं डायरेक्ट आपको ये दिखाऊं तो आप कहोगे सर ये नंबर याद कैसे होंगे। तो नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इमेज को फोटोशॉप में जाके ओपन करना है, माउस लेके जाइए, वैल्यू नोट करते जाइए एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, और आपका जो लिंक होगा वो पूरी इमेज के ऊपर बन चुका होगा, ठीक है। तो चलिए इस एग्जांपल को आप चाहो तो ट्राई करके देखिए कि ये एग्जांपल आपका किस तरह से वर्क कर रहा है। तो पूरी इमेज में कहीं कोई लिंक नहीं है, बट जैसे मैं इसके ऊपर आता हूँ आप इससे बाहर जाएंगे, कोई लिंक नहीं है, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिंक अपना डिफाइन कर सकते हैं। चलिए इसको करते हैं क्लोज, लीव, आगे बढ़ते हैं। सो इमेज मैप एंड जावास्क्रिप्ट। So a clickable area can also trigger a JavaScript function, add a click event to the code element to execute a JavaScript function. So हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एरिया टैग को हमने एक एट्रीब्यूट ऑफर किया विच इज़ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है HTML का, बट ये अपने अंदर JavaScript को ट्रिगर करा सकते हैं। तो हमारा फंक्शन का नेम क्या है, माई फंक्शन। सो स्क्रिप्ट टैग जो यूज़ होता है ये यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो जावास्क्रिप्ट के केस में आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट बॉडी जहाँ पर क्लोज होता है उससे पहले हम लोग लिखते हैं। तो अगर आप रन एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे और कोड में अगर हम लोग आते हैं तो हमारा ये बॉडी टैग है, तो बॉडी टैग के जस्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपको ये यहाँ डिफाइन करना चाहिए। सपोज करिए कि आपके डिज़ाइन में सब कुछ ओके है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के कोड में आपसे कोई एरर हो गया। देखो HTML में अगर आप कोई एरर करोगे तो ऐसा नहीं कि आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट आ जाएगा। बट जावास्क्रिप्ट इतना हाईली सेंसिटिव है कि अगर आपका एक कोड, एक सेमीकोलन कुछ भी अगर छूट गया तो आउटपुट नहीं आएगा। तो मान लो कि आपने स्क्रिप्ट टैग को बॉडी के स्टार्टिंग में लिख दिया, तो ये खुद तो बंद हो ही जाएगा, उसके बाद में जो कंटेंट होगा उसको भी नहीं आने देगा। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि जावास्क्रिप्ट की वजह से बॉडी खाली चला जाए, तो इसलिए आपको स्क्रिप्ट को कहाँ रखना है, क्लोजिंग से जस्ट ऊपर। अब इसको हम लोग ट्रिगर करा के देखते हैं कि ये क्या ट्रिगर होता है या नहीं। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में आइए, रन एग्जांपल पर क्लिक कीजिए, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या लिखा आता है, यू क्लिक दी कॉफ़ी कप। ये मैसेज अपना खुद का हमारा सेट किया हुआ है, जो आप कुछ भी लिख सकते हो, ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मैसेज आप इन्वर्टेड कोड में डालेंगे वो आपका वर्क करेगा। तो ये था आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, इमेज मैप, यानी कि इसकी हेल्प से आप एक ही इमेज में अलग अलग जगह पर लिंक पॉइंट कर सकते हैं। तो विंडो 11 कितने लोग चला रहे हो? विंडो 11 में आपने एक फीचर देखा होगा कि हम लोग पासवर्ड से भी लॉगिन कर लेते हैं, और इमेज के किसी एक पॉइंट पर आप कोड कर देते हो कि भाई मेरे को 3 क्लिक पर ये विंडो अनलॉक करनी है। ऐसा कुछ फीचर ट्राई किया 11 पर? 11 में ये फीचर अवेलेबल है कि आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इमेज जो भी बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं अपनी, उस इमेज पर आप वहाँ पर जाके सेट कर सकते हैं कि मैंने जैसे बाइक का एक वॉलपेपर लगाया हुआ है, बाइक के अगर मैं डिस्क प्लेट पर अगर 3 बार क्लिक करूँगा कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, उस पर क्लिक करूँगा अनलॉक हो जाएगा। ये आपको पता होगा, दूसरे को नहीं पता होगा। ना तो वो हाईलाइट होगा, ना ही वो हैंड का सिंबल दिखाएगा, आपका नॉर्मल पॉइंटर ही आएगा। लेकिन मैंने बोला कि अगर मैं लैपटॉप का यहाँ से मैं एंटर बटन पर क्लिक करूँगा 3 बार तो कंप्यूटर अनलॉक, क्लिक कर दिया लॉक। तो ये फीचर विंडो 11 में दिया हुआ है, ऐसा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बैकग्राउंड इमेजेस। बैकग्राउंड और फोरग्राउंड फोटोशॉप सभी ने पढ़ा है। तो बैकग्राउंड क्या होता है, यानी कि किसी भी कंटेंट के पीछे जो आपको पार्ट दिखाई देता है, और फोरग्राउंड यानी कि इमेज हमारा बॉडी के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है कंटेंट के साथ। इसको ऐसा समझो, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में अगर हमें डिफरेंस समझना है,
हमने यहाँ से एग्जाम्पल को क्लिक किया, आपको फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है इसमें एक। अब अभी आपने एक नोटिस किया था कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हम इस इमेज को ड्रैग कर पा रहे थे पकड़ के, तो इसका मतलब हुआ कि ये इमेज फोरग्राउंड में है। अगर इमेज बैकग्राउंड में होगा तब आप ये काम नहीं कर पाओगे, नहीं पकड़ पा रहे ना हम लोग इमेज को, टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है लेकिन इमेज को आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो समझ आया बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं ये आपको ना बताऊं तो आपको ये लगेगा कि ये IMG टैग से इमेज को डाला गया है, बट ये IMG टैग से नहीं है, ये बैकग्राउंड में आपका कॉल हुआ है इमेज। तो ये तो हो गया विजुअल डिफरेंस। चलिए इसको समझते हैं। अ बैकग्राउंड इमेज कैन बी स्पेसिफाइड फॉर ऑलमोस्ट एनी HTML एलिमेंट, मतलब जितने भी अभी तक हम लोग एलिमेंट पढ़ चुके हैं टैग, जैसे पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, आप कहीं पर भी इमेज को डाल सकते हो। तो कब डालना है और कब नहीं डालना है इसको ज़रा हमें समझना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका इमेज बैकग्राउंड में है लेकिन वो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तब आप बैकग्राउंड में डालिए, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप चाहते हो कि आपने कोई प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर लिस्ट किया है, फॉर एग्जांपल मिक्सर जूसर, फॉर एग्जांपल टी-शर्ट, फॉर एग्जांपल कोई और प्रोडक्ट हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में, लैपटॉप, डेस्कटॉप, तो आप तो ये चाहोगे ना कि अगर कोई गूगल में सर्च करे तो वो दिखे। तो अगर आप सर्च में चाहते हो कि आपका इमेज सर्च हो जाए तो इमेज को हमेशा रखना है फोरग्राउंड में, और अगर आप नहीं चाहते कि वो सर्च में आए तब कब डालते हैं? बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड में कभी भी कोई फ़ोटोशूट कंटेंट नहीं डाला जाता, हमेशा यूज़ होता है कलर, टेक्सचर, पैटर्न, क्योंकि इसका कोई SEO से लेना देना नहीं है ना। तो इसलिए आपको ये समझ में आ गया। तो जैसे कि ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दिखा दिया है कि हमने यहाँ पर एक फोटोग्राफ कॉल किया हुआ है, बट ऐसा करना नहीं है, ठीक है। आपसे बोले क्लाइंट की बैकग्राउंड में डाल दो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताइए कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका वो मेन हीरो एलिमेंट हो वेबसाइट का और वही आपने बैकग्राउंड में डाल दिया, तो गूगल को कैसे पता चलेगा? तो गूगल बैकग्राउंड का डेटा कभी नहीं पढ़ पाता, गूगल फोरग्राउंड का डेटा पढ़ता है, उसको बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में जो आप लिखते हो वो CSS के अंदर होता है, ना कि बॉडी के अंदर, ठीक है। चलिए समझेंगे इसको। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे क्या लिखा है, P स्टाइल एलिमेंट बैकग्राउंड इमेज। तो आप कहोगे P तो सर बॉडी में लिखा जाता है, बट ये बॉडी में तो है लेकिन ये इनलाइन CSS के अंदर है। इसी वजह से गूगल कहता है कि ये प्रैक्टिस यूज़ नहीं करनी चाहिए। इनलाइन किसी भी वेबसाइट में ना के बराबर। अगर हम लोग बात करते हैं कि 100% CSS है तो उसमें 5% आप इनलाइन चला सकते हो, बाकी 95% आपका इंटरनल या एक्सटर्नल भी होना चाहिए, ठीक है। तो इमेज को बहुत तरीके से इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखते हैं। टू ऐड अ बैकग्राउंड इमेज ऑन एन HTML एलिमेंट यूज द HTML स्टाइल एट्रीब्यूट एंड द CSS बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड इमेज, URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इमेज स्लैश इमेज का नेम, और जब आप रन एग्जाम्पल क्लिक करेंगे तो आपको पैराग्राफ में इमेज डिस्प्ले हो रहा है। अब पैराग्राफ तो सिर्फ यहाँ तक है लेकिन इमेज हमें यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो पैराग्राफ जो होता है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट हम लोग समझ चुके हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो आपकी फुल स्क्रीन को यूज़ करते हैं, यानी कि फुल ब्राउज़र विड्थ को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बैकग्राउंड इमेज जो हमारा हेडिंग है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लूँ यहाँ पर तो क्या दिखता है? ध्यान से देखिए, हेडिंग वहाँ तक ही है बैकग्राउंड इमेज, लेकिन पूरी ब्राउज़र की विड्थ को कंट्रोल कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर आप पैराग्राफ पर आओगे, ठीक है, तो पैराग्राफ क्या कर रहे हैं? फुल विड्थ को यूज़ कर रहे हैं। इसी वजह से आपका कंटेंट तो लेफ़्ट साइड में ही है लेकिन इमेज आपको एंड तक दिखाई दे रही है, क्योंकि पैराग्राफ वहाँ तक है। तो ये पैराग्राफ हमें ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? तो सीधी सी बात है, हमने कहीं पर BR लगाया होगा, लगाया ना BR। BR का मतलब क्या होता है? ब्रेक लाइन, यानी कि हमने पैराग्राफ के अंदर लाइन को फोर्सफुली ब्रेक किया हुआ ताकि इमेज आपको दिखाई दे, और प्लस मैं आपको ये समझा सकूँ कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। तो ब्लॉक एलिमेंट हमेशा आपकी स्क्रीन को यूज़ करते हैं फुल विड्थ में, इनलाइन एलिमेंट कभी भी ऐसा काम नहीं करते। So you can also specify the background image in the style element in the head section। यानी कि ये था आपका इनलाइन। अब की बार हम लोग पैराग्राफ के अंदर इमेज कॉल करेंगे लेकिन हेड से,
इंटरनल स्टाइल के थ्रू। आउटपुट सेम, बट लिखने का तरीका बदल गया। कोड में अगर आप जाके देखेंगे तो ये यहाँ पर डिफाइन है। इस प्रैक्टिस को गूगल बहुत पसंद करता है। वो कहता है अगर ऐसे डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर यहाँ लिख दोगे यही सेम चीज़ तो नहीं है एक्सेप्टेबल। आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड इमेज ऑन अ पेज। आप चाहते हैं कि आपके पूरे बॉडी के बैकग्राउंड में इमेज आ जाए, तो हमने किस एलिमेंट को टारगेट किया इस बार? बॉडी। बॉडी मेन पार्ट होता है, यानी कि जितना भी ये वाइट एरिया होता है, या अगर लोग बात करें इस पेज में जो भी आपको दिख रहा है ये सब बॉडी के अंदर लिखा गया है। तो हमने पूरे बॉडी को इमेज ऑफर किया, और हम यहाँ से जाके चेक करेंगे हमारा इमेज दिखाई दे रहा है। अब इमेज क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और हमने पहले एग्जांपल से देखे तो इमेज हमारा बार बार रिपीट ही हुआ है। रिपीट क्यों हो रहा है? स्क्रीन बड़ी है, इमेज छोटी है। हमने बैकग्राउंड में फिल करने की कमांड किसको दी है? इमेज को। सो आपका HTML एलिमेंट जो है बॉडी, वो इमेज को तब तक चलाएगा जब तक आपकी स्क्रीन फिल ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए कभी भी बैकग्राउंड में हम लोग फोटोग्राफिक कंटेंट नहीं इस्तेमाल करते। ऐसे केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं पैटर्न। पैटर्न इस तरह से होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसा समझो, फैब्रिक की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आपके किसी लेडीज़ की अगर हम लोग साड़ी की बात करते हैं, उसमें एक कोई शेप होगी बनी हुई, आपका वो पूरा उसी पैटर्न से बना होगा, लेकिन आपको रिपीटेशन भी पता नहीं चलेगा और आपको बहुत अच्छा भी दिखाई देगा। तो ये क्या कमाल हुआ? पैटर्न। या फिर एक होता है टेक्सचर। ठीक है, जैसे आज की डेट में क्या होता है कि आप घर में टाइल्स लगाते हो, तो टाइल्स पे क्या होता है? पैटर्न नहीं होता, टाइल्स पे होता है टेक्सचर। वो आपको मार्बल का एक टेक्सचर डाल देते हैं उसके अंदर, और वो इस तरह से बनाया गया होता है। कंप्यूटर पे पहले डिज़ाइन होता है ताकि जितने भी स्क्वायर फीट के आप टाइल्स खरीदो तो रिपीटेशन जैसा फील ना हो। या तो बिल्कुल प्लेन होती है टाइल्स, या फिर उसमें मार्बल टेक्सचर होगा। वो टाइल्स इस तरह से प्लेस करी जाती है, फिर जब घर में लगाई जाती है एक डिज़ाइन की कंटिन्यूटी दिखती है उसके अंदर। तो समझ में आया टेक्सचर और पैटर्न क्या होता है? ठीक है, तो टेक्सचर जैसे कि आपका इंक, अब टाइल्स जितनी बनती है सारी की सारी कहाँ बनती है? गुजरात में। और इसके लिए बहुत एक्सपेंसिव इंक आती है। कीमत टाइल की नहीं है, कीमत उसके ऊपर जो इंक है उसकी। क्योंकि टाइल को बनाने के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए हमें जो चाहिए रॉ मटेरियल वो क्या है? सैंड। उसको इतना हाई लेवल पर टेम्परेचर पर कंप्रेस किया था वो टाइल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर आपके टाइल्स ख़राब हो जाती हैं तो उसको वो लोग मिक्सचर को पीस के फिर से प्रोसेस कर देते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, मान लो कि कहीं से ट्रांसपोर्ट हुआ गुजरात से दिल्ली के लिए, शिपमेंट पूरा का पूरा, और ट्रक किसी बम्प में बहुत तगड़े में चला गया, तो डेफिनेटली नीचे का जो लोड होगा वो ख़राब हो गई होगा, आपका डैमेज हो जाएगा। तो कंपनी कहती वापस ले आओ। उन्हें क्या डालना है? उसको एक ग्राइंडर में डालना है, पीसो, फिर से बना लो टाइल उसको। फिर ट्रक आया तो खाली तो जाएगा नहीं, तो वो उस पर वापस ले गया अपने साथ सामान, सारी चीज़ें। तो इसलिए नुकसान होता है एंड यूज़र का। तुम्हारे घर में आने के बाद अगर टूट गई तो उसकी कोई रिसाइकलिंग नहीं है। तुम फेंकोगे, उसको कोई उठा के ले जाएगा, फिर प्रोसेस कर देगा, है ना। तो हमारे घर का जो वेस्ट होता है वो हम लोगों को बनाता है करोड़पति। क्योंकि आपने देखा घर से आप कूड़ा फेंकते हो, फिर एक बंदा आता है जो गार्बेज कलेक्ट करता है, फिर उसकी होती है रिसाइकलिंग। और जितने भी लोग रिसाइकलिंग करते हैं वो सारे के सारे भाई साहब इतने बड़े करोड़पति होते हैं, इसका जवाब नहीं। सबसे बड़ी ट्रेड वही कर रहे होते हैं। चलो टॉपिक पर आते हैं वापस। तो क्या समझा हम लोगों ने? बैकग्राउंड में फोटोग्राफिक कंटेंट अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो रिपीटेशन होगा ही होगा। तो CSS आपको एम्पावर करता है कि भाई अगर आपको लगाना है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं रिपीटेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे? तो यहाँ पर टॉपिक आता है बैकग्राउंड रिपीट। इफ़ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द एलिमेंट है बॉडी, कंटेंट है इमेज बॉडी की विड्थ से छोटा है, तो द इमेज विल रिपीट इट सेल्फ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। यही तो हुआ हमारे साथ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो अनटिल इट रीचेज द एंड ऑफ द एलिमेंट, तो ये हॉरिजॉन्टल एंड है और ये वर्टिकल एंड है, तो जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुँचा तब तक ये रिपीट होता रहा। अगर मैं पेज को जूम आउट करूँ तो क्या होता है? रिपीटेशन बढ़ते हैं। अगर मैं पेज को जूम इन करता हूँ तो रिपीटेशन खत्म होते हैं। समझ आ रहा है? अब मान लीजिए कि आपने कोई डिज़ाइन बनाया, आप कहते हो कि 4 ही बार तो रिपीट हो रही है, बट अगर 4K विजिटर आया तो इमेज के काउंट बढ़ गए। मोबाइल विजिटर आया तो इमेज के काउंट कम हो गए। टैबलेट विजिटर अगर आता है, यहाँ देखिए टैबलेट, ठीक है, फिर लैपटॉप,
फिर आपका लार्ज लैपटॉप, तो देख रहे हो जैसे जैसे स्क्रीन चेंज हो रहा है रिपीटेशन के काउंट अपने आप बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कमांड किया हुआ है कि बैकग्राउंड में इमेज को ही फिल करना है, तो इमेज को वो तब तक रिपीट करेगा जब तक पूरी स्क्रीन फिल ना हो जाए। तो इसको हैंडल करने का तरीका आता है यहाँ पर। आपको यहाँ पर जाके रिपीटेशन को बताना पड़ेगा बैकग्राउंड रिपीट, क्या बोलेंगे? ऐसा करने से क्या होगा, इमेज बस एक बार ही चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। और अगर आपने ये नहीं बताया तो इमेज ऐसे रिपीट होगा। अब अगर ऐसा कुछ बना लोगे, देखने में हो सकता है एक बार के लिए अच्छा लगे, इसके ऊपर कोई कंटेंट अगर लिखा होगा तो क्या यूज़र को पढ़वा पाओगे? इल्यूजन क्रिएट हो रहा है ना। तो ऐसी प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इमेज, जैसे ही मैंने आपको दिखाया था ना बर्गर टेम्पलेट के अंदर, अभी जिसको मैंने स्केल डाउन किया था, तो वहाँ पर इमेज यूज़ हुआ है बैकग्राउंड में, बट बहुत स्मार्टली, छोटी नहीं है इमेज, इतनी बड़ी है कि बंदा अगर बहुत हाई रेजोल्यूशन 8K डिस्प्ले की इमेज लेके आ जाता है, स्क्रीन लेके आ जाता है, वहाँ भी मेरी इमेज फिट हो जाएगी। अब मैंने उसको अलग अलग ब्रेक पॉइंट पे डाल दिया, आपका फुल HD और अल्ट्रा HD, 8K की भी मेरे पास अवेलेबल है। अब जो 8K कंटेंट एक्सपीरियंस करेगा वो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई मेरे को 20 Mbps वाला कनेक्शन दे दो, वो और अच्छा कनेक्शन यूज़ करेगा 400-500 Mbps 1 Gbps, तभी 8K कंटेंट रेंडर होगा, नहीं तो टीवी लेने कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके पास कॉमन सी बात है कि जब नेट अच्छा होगा तो मेरा कंटेंट भी आराम से रेंडर होगा, है ना। सो मार्केट में कंप्यूटर स्क्रीन तो अभी 8K पे नहीं है, लेकिन टीवी स्क्रीन मार्केट में आ चुकी है। सैमसंग, आपका LG, इन सभी ने लॉन्च किया हुआ है 8K स्क्रीन, चेक कर सकते हो। रेंज देख रहे कहाँ पर चल रही है, 8 लाख, 39 लाख, ठीक है। इस तरह से टीवी आते हैं, तो अवेलेबल सब कुछ है, पैसा चाहिए बस, है ना। और हम लोग यहाँ पर 30-40 हज़ार का टीवी खरीदे खुश हो जाते हैं, अरे बढ़िया है 4K। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो रेपुटेशन का पार्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि इमेज हमें यही रखना है, बट इमेज छोटी है, लेकिन हमें स्क्रीन को फिल करना है उसी इमेज से। आपने देखा था मेरा बर्गर वाला इमेज पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा था, कैसे वो पॉसिबल हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग एक और लिखेंगे नीचे, बैकग्राउंड साइज अभी पूरी इमेज को कवर करेगा, मतलब स्क्रीन को कवर करेगा। तो यहाँ जाके ट्राई करेंगे, तो देखो इमेज एक ही बार आई, लेकिन कवर कर लिया। कवर तो हो गया, लेकिन मेरे को एक प्रॉब्लम है इसमें, भाई मेरे को बाकी तो कुछ दिख ही नहीं रहा ना, मुझे तो पूरी इमेज दिखानी है, उसका क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर एक आता है स्ट्रेच प्रॉपर्टी। स्ट्रेच प्रॉपर्टी में क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो इस तरह से आएगा। अब इमेज तो आ गई, पहले से खाली सर आ रहा था, अब इमेज आ चुकी है, लेकिन ये भी अच्छा नहीं लग रहा। अब सोचो बर्गर है, आपने लगा दिया, वो बन गया हॉट डॉग खींच के तो ऐसी इमेज तो नहीं चाहोगे ना कि बर्गर का हॉट डॉग बना के हम लोग एक्सपीरियंस करा रहे हैं यूज़र को, वो कहेगा भाई मैंने तो लैंडस्केप ऑर्डर किया तो गोल आ गया तो यानी कि गलत है। तो इसका सही तरीका क्या है, इसको फिर हम लोग यूज़ करते हैं कवर प्रॉपर्टी के अंदर, यानी कि अगर मैं प्रॉपर्टी बदल दूंगा तो ये चेंज होकर आपको दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अब जब थ्योरी पार्ट के ऊपर नज़र डालते हैं। प्रैक्टिकल तो सारे देख लिए हमने, तो कहाँ तक का पार्ट हमने देखा था कि बैकग्राउंड में हम लोगों ने इमेज कॉल करा था इंटरनल के थ्रू, फिर हम लोगों ने इसको क्या करा, रिपीटेशन में देखा कि रिपीटेशन किस तरह से वर्क कर रहा है। तो चलिए यहाँ से नज़र डालेंगे। इफ़ यू वांट द एंटायर पेज टू हैव ए बैकग्राउंड इमेज, यू मस्ट स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज ऑन द बॉडी एलिमेंट। जो कि मैं ये चाहता हूँ थ्रू आउट पेज में अगर विजिटर जाए टॉप टू बॉटम इमेज होना चाहिए, तो बॉडी को टारगेट करेंगे। तो बॉडी पर टारगेट यानी कि सब पर अपना पास जाएगा आपका। नेक्स्ट, repetition. If the background image is smaller than the element, the image will repeat itself horizontally and vertically until it reaches the end of the element. ये भी आपने देखा। To avoid background image from repeating itself, set the background repeat property to no repeat. By default repeat आपका ऑन होता है। repeat में आप ये भी लिख सकते हैं कि repeat dash x सिर्फ horizontal, repeat dash y for vertical. Next, background cover. If you want the background image to cover the entire element, you can set the background size property to cover. Also, to make sure the entire element is always covered, set the background attachment property to fix. This way the background image will cover the entire element with no stretching. तो इनमें आपने देखा स्ट्रेच हो रहा है,
इसका सोल्यूशन क्या है, इस तरह से। तो यानी कि अब अगर स्क्रीन छोटी होगी तो देख रहे हो मेरा कंटेंट तो ख़राब नहीं हो रहा ना, इमेज का प्रोपोर्शन मेंटेन है, ये चीज़। तो यानी कि मोबाइल पर जब आप देखोगे तो इमेज अपना आप स्केल डाउन, टैबलेट पर अगर आप देखोगे अपना आप इमेज स्केल अप, ख़राब नहीं होगा। सो अगर आप चाहते हो कि किसी इमेज को मुझे फिल करना है स्ट्रेच करके, तो आप क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड साइज में कवर की जगह पर 100% और 100%, यानी कि अब आपकी इमेज खींच के फिल की जाएगी स्ट्रेच करके। सो इफ़ यू वांट द बैकग्राउंड इमेज टू स्ट्रेच टू फिट द एंटायर एलिमेंट, you can set the background image property to 100% by 100%. Try resizing the browser window and you will see that the image will stretch but always cover the entire element. तो ये है हमारा स्ट्रेच। मैं मोबाइल में की तरफ जाता हूँ तो ये अपना आप सही होती चली जाएगी इमेज, क्योंकि इमेज हमारी क्या थी, वर्टिकल थी। लेकिन अगर मैं डेस्कटॉप में हूँ तो खींच के ख़राब हो रही है ना, तो ये प्रैक्टिस हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका फिर तरीका क्या आता है, वही वाला कि मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, अल्ट्रा एच डी, नॉन एच डी, फुल एच डी, सबके लिए इमेज बनाओ, एक ही इमेज मल्टीपल टाइम, फिर उसको आप यूज़ करो। तो जैसा स्क्रीन वैसा इमेज। तो जैसे हमने यहाँ पर फ्लिपकार्ट में एक्सपीरियंस किया, बैनर वाइड है बट मोबाइल पर आती आपका रेक्टेंगुलर हो गया, अल्ट्रा एच डी पर अलग हो गया आपको। तो ये हमने कंप्लीट किया बैकग्राउंड इमेजेस का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे पिक्चर एलिमेंट। ये वही वाला पार्ट है जो फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम आपको फ्लिपकार्ट के उसी बैनर इमेज को 4K, फुल एचडी और मोबाइल तीनों पर एक्सपीरियंस करके दिखाएंगे कैसे काम करेगा। चलिए।